दौड़। भैया का फोन आया था आज। सागर ने नेहा से कहा तो वो चौंक गई। क्यों? अभी पिछले हफ्ते ही तो अम्मा को लेकर गए हैं। अब क्या आपता गई? कह रहे थे कि होली पर इस बार माँ को हमारे पास भेज देंगे, उन्हें अपनी ससुराल जाना है 1 हफ्ते के लिए। सागर बोला तो नेहा फट पड़ी। कह देती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मुझसे नहीं होती लगातार तुम्हारी माँ की सेवा शुश्रूषा। अभी तो गई है। अरे सुनो स्नेहू, सागर ने चिरौरी करते हुए कहा, तुम बात बात में रूठा न करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे बार बार मायके जाने की धमकी क्यों देती हो जान? और क्या करूं? तुम्हारी भाभी बहुत होशियार समझती है खुद को। जब हमारा टर्न था हमने रखा माँ को तुम्हारी, अब उनकी बारी आई तो लगी बहाने बनाने। अपने मायके जाना है तो माँ को भी साथ ले जाओ। करता हूँ कुछ बाबा, लेकिन देखो तुम मायके जाने की बात दोबारा न करना। उसके करीब आते सागर बोला तो नेहा मुस्कुरा दी। तुम भी किसी को अपने प्यार में कबाब की हड्डी नहीं बनने दोगे, वादा करो। कहते हुए नेहा ने अपना गोरा मुलायम सा हाथ सागर की तरफ बढ़ाया तो सागर ने उसका हाथ जल्दी से अपने होठों से लगाकर चूम लिया और वो इटलाते हुए काम का बहाना कर उससे हाथ छुड़ा के किचन की तरफ भागी। सागर परेशान था। कहने को उसने कह दिया था नेहा से, लेकिन बड़े भाई मयंक से क्या कहें? उनकी पत्नी यानी उसकी भाभी शिखा जॉब करती थी। उन्हें अम्मा को रखने में ज्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि अम्मा वहाँ खाने में हमेशा नुक्स निकालती थी। दरअसल खाना बनाने वाली के हाथ का खाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इधर नेहा तो सारा दिन घर में ही रहती थी, पर जब तक अम्मा यहाँ उसके पास रहती तो किसी न किसी बहाने अम्मा के खिलाफ सागर के कान भरती ही रहती थी और वो परेशान हो उठता था और बेचैनी से इंतजार करता उस दिन का जब वो बड़े भाई मयंक के यहाँ रहने जाए। बड़ा अजीब लगता था सागर को कि जिस अम्मा ने उन दोनों भाई और 2 बहनों को बड़े आराम से पाला था, जबकि उस वक्त न इतनी सुविधाएं हुआ करती थी और न ही इतनी पैसों की इफरात। अब वो दोनों भाई को बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे, अकेली अम्मा को नहीं रख पा रहे थे। जब तक बाबूजी थे उन्हें पता ही नहीं चला माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है। माँ पिता में अच्छी बॉन्डिंग थी। सारे बच्चे त्योहार पर इकट्ठे होते। दोनों बहन भी अपने पतियों और बच्चों के संग आ जाती। खूब रौनक लगाते सब मिलकर और जाते हुए उनके माँ बाप उन्हें अक्सर कुछ दे ही देते थे। पिताजी ने बहुत कुछ छोड़ा था जाते हुए। ऐसा नहीं था कि उनकी माँ उन बच्चों पर आर्थिक रूप से आश्रित थी, पर इस बड़ी उम्र में अकेले रहने के नाम डर जाती थी। भगवान न करे कभी कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। उन्हें लगा था कि दोनों बेटे कहीं आप में भिड़ न जाए कि माँ उनके पास ही रहेगी, पर सच्चाई इससे कोसों दूर निकली। वो दोनों तो इस बात पर लड़ रहे थे कि माँ को तू रख ले, मैं नहीं रख पाऊंगा। उनकी माँ कल्याणी की आंखें भर आई जब उसने अपने बच्चों का इतना स्वार्थी रूप देखा। ये वही बच्चे हैं जो अपने बाबूजी के आगे मिन्नतें करते नहीं थकते थे कि आप दोनों हमारे साथ चलो। क्या वो एक दिखावा था? क्या इन्हें जरा भी फिक्र नहीं थी हमारी? और न हमसे प्यार ही था? हे भगवान, इनकी परवरिश में कहाँ गलती हो गई? वो सोचती। कल्याणी ने बहुत मना किया फिर उनके साथ जाने के लिए। फिर उसकी बेटियां अड़ गई कि माँ को हम साथ ले जाएंगे। कितनी भी आधुनिक हो, कल्याणी पर बेटियों दामाद के घर जाने के संस्कार नहीं थे उसके। आखिर मन मार कर ये तय हुआ कि 6-6 महीने एक एक लड़के के पास रहेगी वो। शुरू शुरू में कुछ समय कट गया था चैन से। विवाद होने लगे। लड़कों को शिकायत थी माँ से कि पिताजी की संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं करती, उस घर को बंद करके क्यों डाला है। कल्याणी डरती थी कि अभी मेरे हाथ में कुछ है तो शायद लालच में ही ये मेरा ख्याल रखेंगे। एक बार मुझसे सारे अधिकार छीन लिए तो कहीं मुझे दर दर की ठोकरें खाने को ना छोड़ दे। जब उठते बैठते दोनों बेटों बहुओं ने कल्याणी को तंग कर दिया तो फिर एक दिन आया जब उसने वो पुश्तैनी मकान बेचना तय किया। मकान बिकता तो उसका सामान भी बेचना पड़ा। कल्याणी उस सामान से इमोशनली जुड़ी हुई थी। मिट्टी के भावों बिकते उस सामान की कीमत कल्याणी के लिए करोड़ों से ज्यादा की थी। उफ, ये लकड़ी की मेज, उस पर सागर और मयंक के पिता बैठकर कितना लिखी पढ़ी का काम निपटाते थे। वो रसोई में रखा ऊंचा गद्दीदार स्टूल जो उन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए बनवाया था कि
तू खड़े खड़े काम करते थक जाती होगी, इस पर बैठकर बनाया कर खाना। कल्याणी उस पर प्यार से हाथ फेरती रह गई और बच्चों ने निर्दयता से उसी कबाड़ी को बेच दिया। कुछ महंगे सामानों के लिए वो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। भैया ये वो जनरल का स्प्लिट एसी है, मैं ले जाऊंगी, उसकी छोटी लड़की सोना बोली। तो उसके दामाद ने भी कोई विरोध नहीं किया और कल्याणी शॉक्ड सी देखती रही। ये डबल डोर फ्रिज तो पापा ने मुझे देने को कहा था, बड़ी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। सागर और मयंक बड़बड़ा रहे थे कि पैसा जायदाद सामान सबसे हिस्सा लेने तो तैयार बैठी है ये दोनों, और माँ को रखने की बात आएगी तो माँ उन्हें फ्री कर देगी। ये कहकर ये लड़कियां हैं। कल्याणी फटी आंखों से ये सब तमाशा देखती रही। इन्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं, उन्हें रुचि है तो इस बात में किसके हिस्से में क्या सामान आ रहा है। कोई एक स्वार्थी हो तो आदमी संतोष कर भी ले, पर यहाँ तो बड़े से छोटे तक, लड़की हो या लड़का, बहू हो या दामाद, सभी एक समान मतलबी निकले। कल्याणी सोच में पड़ गई। इस निर्जीव सामान को बटोरने में इन्हें इतना अच्छा लग रहा है और जीते जागती माँ सामने खड़ी है, उसकी भावनाओं की तनिक भी कदर नहीं। ये लोग कहते हैं आजकल जमाने में बड़ा कंपटीशन है, हर बात में दौड़ लगी हुई है, अगर आप धीरे चलोगे तो दौड़ में पीछे रह जाओगे। इसलिए आंख मींचे ये लोग दौड़ चले जा रहे हैं, पर कहाँ और कब रुकना इसकी उन्हें खबर ही नहीं। और फिर और सामानों की तरह कल्याणी का भी बंटवारा हो गया था। साल के पहले 6 महीने बड़े बेटे मयंक के पास और बाद के 6 महीने सागर के पास। हालांकि कल्याणी को ऐसा करने में जोर पड़ता था क्योंकि मयंक हिल स्टेशन पर था। जनवरी और फरवरी में वहां बर्फ जमी रहती थी और उसे जोड़ों में दर्द की शिकायत थी, और सागर प्लेन में था, वहां की चिपचिपी गर्मी उसे परेशान कर देती। पर कौन सुने उसकी। बेटों का तानाशाही फरमान जारी होता और वो चुपचाप वहीं रहने को मजबूर थी। जब जनवरी में सागर कल्याणी को बड़े भैया के पास छोड़ के आ गया था और अचानक से मयंक भैया का फोन आ गया कि वो माँ को आके ले जाएं, क्योंकि उन्हें और शिका भाभी को उनके साले की शादी में फिर वो होली करके ही लौटेंगे। अब सागर चल तो दिया था माँ को लाने फिर से, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। नेहा रूठ के चली गई तो क्या करूं, मुझे तो उनके बिना रात को नींद भी नहीं आती। भैया सही कोई तरीका पूछूंगा कि इस बीच माँ को कहाँ रखा जाए। वहां पहुंचकर वो दोनों भाई इसी बात पर आपस में गर्मा गर्म बहस में उलझे थे कि ऐसी स्थिति में माँ का बंटवारा कैसे हो। कल्याणी ने ये सुना तो वो अवाक रह गई। देर तो वो सुन्न पड़ गई, लेकिन फिर हिम्मत बटोर के बोली, बेटा तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। चौंक के उन्होंने माँ को देखा। आखिर क्या कहना चाहती है ये? देखो, मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ, तुमसे कोई भी मुझे साथ रखने को तैयार नहीं है। बेटा मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसका बंटवारा करोगे तुम। आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं। बूढ़ा आदमी एक जगह रहने का असभ्य हो जाता है तो कई दूसरी जगह उसे पसंद नहीं आती आसानी से। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रही थी, पर तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हें अपनी माँ के मान सम्मान की तो छोड़ो, उसकी किसी भाव की कोई कदर नहीं। ऐसे में मेरा निर्णय है कि मैं अलग ही रहूंगी। मैंने एक ओल्ड एज होम में बात कर ली है, वो मुझे रख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब बूढ़े होकर रहने के लिए मकान बनाओ अपना, उसमें एक आउट हाउस जरूर बनाना। क्यों? दोनों एक साथ बोले। क्योंकि जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वहीं रखेंगे। बच्चे जैसा देखते हैं उसे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये सुनते ही सागर और मयंक के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। वो कल्याणी के कदमों पर गिर गए। माँ हमें माफ कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोल दी। आप जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती है। अपने पत्नियों से तो पूछ लो पहले। माँ ने याद दिलाया। उसकी क्या औकात माँ, वो कुछ बोल सके? वो हमारी शह पर ही इतराती है, उन्होंने कहा तो कल्याणी मंद मंद मुस्कुरा दी।